अध्याय 1 एनसीईआरटी फ्रांसीसी क्रांति। अध्याय 1। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ी के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? यह है बास्तिल का ध्वंस। चित्र 1। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए थे। ये बास्तिल का जेल है और ये लोग उसको ध्वंस कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज को हम लोग समझते हैं। पहले सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची को बोझ को अलग से था। लुई 16 ने शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के खर्च, रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि के बाध्य हो गई और यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जन साधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था को अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थानों के लिए होता है। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों एवं का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे।
वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी को सेवा, स्वामी के घर खेती के काम करना, सैन्य सेवाएं एवं अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का हिस्सा टाइड यानी जो धार्मिक कर होता था, टाइड क्या होता था, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल जो कि प्रत्यक्ष कर था, टाइल क्या था, प्रत्यक्ष कर, और उनके अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। मतलब नमक और तंबाकू पर भी टैक्स लगा था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यहाँ स्टेट्स दिए हुए, इनको समझ लेते हैं। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग आते थे और द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग आते थे। तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आते थे। किसान और कारीगर भी आते थे। छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर आते थे। तीसरे स्टेट्स में भी 3 वर्ग बटे हुए थे। स्टेट्स का समाज, ध्यान दें कि तृतीय स्टेट्स में कुछ लोग अमीर है तो कुछ लोग गरीब भी हैं। इस स्टेट में नए शब्द हमें मिले। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। स्टेट्स क्या होते? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को स्टेट्स कहते हैं। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति को समूह। टाइड क्या होता है? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल क्या होता है? सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, मकरा और मक्खी, एक अनाम उत्कीर्ण चित्र। कुलीन व्यक्ति मकरा और किसान मक्खी इसमें दर्शाया गया। किसान को मक्खी दर्शाया गया है और कुलीन व्यक्ति को मकरा। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। क्रियाकलाप, बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकरे और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। ये अपना सारा गरीब है ना, पैसा सलाद बेच कर देखिए इसको कुलीन वर्ग को दे रहा है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है। जीने के लिए संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। नए शब्द हम लोग को मिले हैं। जीविका संकट क्या होता है? ऐसे चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में लगते हैं। अनाम क्या होता है? जिसका नाम मालूम न हो उसको अनाम बोलते हैं। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? खराब फसल, महामारी। अब गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाएंगे। जीविका संकट का यहाँ पे चक्र दिया गया हुआ है। उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। क्रियाकलाप, नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर चित्र 4 में रिक्त स्थानों को भरें। खाद्य दंगे, अन्नाभाव, मृतकों की संख्या की वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, कमजोर शरीर। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आने के लिए साधन कार्यक्रम नहीं थे। ये जमींदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने
फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी एवं रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। वे सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जनमाना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों एवं समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यों जाक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेग्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम की रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इस विचार पर कॉफ़ी हाउसों व सैलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे पढ़ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा पत्र है। मैं पेलेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिन में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षण था। चर्च भी मुझे आसार नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मेरी जेब में एक सू यानी फ्रांसीसी जो पैसा था तक नहीं था। पुराने दोस्त ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पे उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी स्थिति में डाल रहा है जहां उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती जिससे उससे मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भी भोजन उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। क्रियाकलाप। यह यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? गुलामों से उनका क्या आशय है? वह किसकी आलोचना कर रहे हैं? सन 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास होता है? क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए।
क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा किया होगा? कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों को मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था या जिसमें 3 स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था का बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठ गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधि उसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों और औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसानों, औरतों और कारीगरों का प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों को सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग का एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसकी मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबो और आबे सिए ने किया। मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरतों से सहमत था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ दिए गए हैं। 1774 लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना उसे खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 में क्या हुआ? स्टेट्स जनरल का आह्वान किया। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला होता है और देहात में किसानों का विद्रोह होता है। 1791 में सम्राट की शक्तियों का अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 93 के फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन राज्य का पतन हो जाता है और फ्रांस पर डिक्टेटरी का शासन हो जाता है। 1804 में होता है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। क्रियाकलाप: तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि मध्य एक मेज पर रखे असेंबली के बेरली की ओर हाथ रखकर उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेरली निर्वाचन प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेली को इस तरह दर्शाने के पीछे डेविड, जो चित्र 5 में दिया गया, डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? जरूरत सहमत थी। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया। आबे सिए मूलतः पादरी और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक का एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक पैम्पलेट लिखी। टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हुए यहाँ पे जो है एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉन लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखाखंड। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी।
जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलन हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे निस्तोनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों को गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैत लुटेरे के गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांतिक होकर किसानों ने कुदाल और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को यह भी विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथों में आ गई। भय की लहर से प्रसार मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों ने जत्थे एवं जगह जगह दूसरे फैलते चले गए। भय की लहर से अप्रभावित इलाके जो ग्रीन से दर्शाया गया है, दुलूज ये है, मार्शल वार्दो, बिस्केक जो ग्रीन वाला है ना, और जहाँ 1789 में शुरुआत में जहाँ विद्रोह वाले क्षेत्र हैं उसको दर्शाया गया। विद्रोह वाले क्षेत्र ये सब हैं और प्रमुख भगवान में बाहरी हिस्से और भय की लहरों का विस्तार जहाँ ये दिया हुआ है, ये ऐसे फैल रहा है। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में फ्रांस में संविधान का प्रारूप पूरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। इसमें सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या के 40 करोड़ लाख लोग है। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं है। लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष के कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 1991 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाया गया है। यहाँ पे वोटिंग हुआ, जो निर्वाचन हुआ, 50,000 जो पुरुष ही थे जो वोट डाले। नेशनल असेंबली में 775 सदस्य चुने गए, जिसमें विधायिका थी। विधायिका अब यहाँ पे इसका नियंत्रण कार्यपालिका को सम्राट को नियंत्रण कर रहा है और मंत्री भी यहाँ पे हैं और इधर वोट डाल रहा है। न्यायाधीश का चुनाव होता है। सन 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जानी थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्य को चुनते थे। सभी नगरपालिका को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। चित्र 8 पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र सन
1790 में बारबिए द्वारा बनाया गया चित्र दाईं ओर से आकृति फ्रांस को और बाईं ओर से कानून को निरूपित करती है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहर्निशीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसे अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के किसी के लिए भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कुछ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसे स्वतंत्रता का दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए ऐसे सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इसके वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिकार करना ग्रहण न हो। ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानून की बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहर्निशीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। स्रोत ख। क्रांतिकारी पत्रकार जीन पॉल मराट ने अपने अखबार लामी द पीपल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की है। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीब और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह कि इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धैर्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इसे मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीन द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र में छपा था, लामी द पीपल से उद्धृत है। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। अठारहवीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बारबिए अपनी पेंटिंग चित्र 8 में अधिकारों के घोषणा पत्र पर लोगों को पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उसकी आज़ादी का प्रतीक था। छड़ों पर बच्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है का प्रतीक था। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंखें, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप,
सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फाइजीरियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। नीला नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग का प्रतीक था। डैनी वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप था। डैनो वाली स्त्री। विधिपट कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर है। विधिपट। क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं। बॉक्स में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों को पहचान करें। ले बार्बिए ने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में चित्रित प्रतीकों की व्याख्या करें। 1991 में संविधान के नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों की घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 से 6 में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे से अनुरूप है? क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है? 1971 में संविधान से फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित हुए थे? किस समूह को इसमें असंतोष होता था? मरा के भविष्य के बारे में कौन सा पूर्वानुमान स्रोत लगाए गए थे? फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों एवं पादरियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए सन 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने के आयोजन बना ली। लेकिन जब तक इस योजना का अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उसमें कवि रोजेंट दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेंस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार वाले रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। लोग राजनीतिक क्लबों में अंडे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इसमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधि एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलन रॉबस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग के गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटनों तक पहने जाने वाली ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीन के खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था। यहाँ नए शब्द दिए गए हैं। कॉन्वेंट, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। शौकुलात, बिना ब्रीचेस वाले दंपति।
चित्र 10 में दिखाया गया नानी वाले लिबर्टी स्वतंत्रता। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाले सैलोन नाम की नुमाइश में अपने चित्र को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नाड़ी रूपक है, अर्थात नाड़ी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। क्रियाकलाप: इस चित्र को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाएं जिसे राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देखा। लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, छड़ों की बर्छेदार गट्ठर, अधिकारों का घोषणा पत्र। पिरामिड समानता का प्रतीक है जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता था। इन प्रतीकों की सहायता से इस चित्र की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति: इस महिला की मूर्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? इसलिए जैकोबिन को सॉ-कुलॉत के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सॉ-कुलॉत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों का महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1992 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ नया गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि कब और कैसे गणतंत्र बने। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस दी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। शब्द: देशद्रोह: अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। आतंक राज: सन 1793 से 1794 के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली के असहमत रखने वाले पार्टी सदस्य, उस सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन को 2 खंभों के बीच लटकते वाली मशीन, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रॉबेस्पियर सरकार के कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों पर अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया है। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मोनेस्क्यू महाशय एवं मदाम महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन यानी नागरिक एवं सितोयिन यानी नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिए गए। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतना सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।
क्रियाकलाप। डेसमोलिन्स और रोबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। राज्य शक्ति के प्रयोग से दोनों का तात्पर्य क्या है? निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रोबेस्पियर का क्या मतलब है? डेसमोलिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखता है? एक बार फिर से स्रोत ग को देखिए। व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान के कौन से प्रावधान थे? इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। स्रोत घ। स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख, शांति, विवेक और समानता एवं न्याय यह अधिकारों की घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों को सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी कोई और मुक्तता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मनी बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ल मोतिनेर यूनिवर्सेल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित करने और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत संपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर तुरंतता और अनम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाया गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लोसिंकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। इसके बारे में चर्चा हो रही है। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डिक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका के बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। सरकार के स्वरूप के इस परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों को आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्रियाकलाप। यहाँ चित्रित जनसमूह, उसकी वेशभूषा, भूमिका एवं क्रियाकलाप का वर्णन करें। इस चित्र से क्रांतिकारी उत्सव कैसे छवि बनती है? क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाओं पेरिस के वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली
गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनकी जीवन सुधारने की ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट्स की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक परीक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट्स के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाँव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजबूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। मजदूरी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर खर्चा करने के लिए खुद को राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। क्रियाकलाप। चित्र 12 में अंकित औरतें उनकी क्रियाओं, उनके हाव भाव एवं उनके हाथ से वस्तुओं का विवरण गौर से देखें। क्या वे सभी एक सामाजिक वर्ग की लगती है? चित्रकारों ने इस आकृति में किन प्रतीकों को शामिल किया? इन प्रतीकों को क्या मायने हैं? क्या महिलाओं को देखकर लगता है कि वे सार्वजनिक रूप से वही कर रही है जिनका उन्हें उम्मीद की जाती थी? आप क्या सोचते हैं? चित्रकार महिलाओं के साथ या उनके विरोध में खड़े हैं? कक्षा में अपनी राय पर विचार विमर्श करें। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसे अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी उनके देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार आंदोलन के जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। क्रांतिकारी महिलाएं। ओलंप दे गूज 1748 से 1793 का जीवन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांसी की राजनीतिक रूप में सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान पुरुषों एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उन्हें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्हें सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल
कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ओलंप दे गुज के बारे में दिया हुआ है। स्रोत 6। ओलंप दे गुज के घोषणा पत्र में उल्लेखित कुछ महत्वपूर्ण अधिकार। औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिलाएं एवं पुरुषों नागरिक या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विविध निर्माण में दखल होने चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिलाएं एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तारी और नजरबंदी की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इसी कठोर कानून का पालन करें। सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक सोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय उचित ठहराया। क्या प्रकृति के घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपे हैं? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थ के काम, मातृत्व से सुखद दायित्व, यही तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज है। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? बेकरी की दुकानों पर कतार में महिलाएं लगी हुई हैं। क्रियाकलाप। कल्पना करें कि आप चित्र 13 की कोई महिला और सोमेत के तर्कों का जवाब दें। दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिन गौडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीन एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूसरे देश जाने का काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह के अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियों डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों को चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांगों को पूरा करना संभव हुआ। बारदे और नास्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्धि नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटे सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधन के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। दास मुक्ति। सन 1794 में इस चित्र को दास की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे का बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है, गुलामों की मुक्ति एवं फ्रांसीसी महिला
अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रहा है। नए शब्द निग्रो। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान में दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसी अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसरशिप अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोध विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़े का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना और मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए यह संभव था। क्रियाकलाप। इस चित्र का अपने शब्दों में वर्णन करें। चित्रकार ने लोभ, समानता, न्याय, राज्य द्वारा चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने के लिए किन प्रतीकों का सहारा लिया है? देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1719 का यह चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बॉयली रचित चित्र। इस अध्याय में मरा के बारे में आप क्या याद है? इससे इस गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए, इसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी सैलून में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों की इस पेंटिंग में क्या प्रतिक्रिया होगी? सारांश। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता का स्वतंत्र दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसको सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। आल्प्स पार करता नेपोलियन, डेविड द्वारा बनाया गया चित्र। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल कर बाकी यूरोप
में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्त विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांसीसी में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जुलाई क्रांति उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए। सुशोभन सरकार नोट्स ऑफ द बंगाल रेनसो 1946 में के द्वारा छपा। क्रियाकलाप। इस अध्याय में आपने जिन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा है उनमें से किसी एक के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। उस व्यक्ति को संक्षिप्त जीवनी लिखें। फ्रांसीसी क्रांति